हेलो गाइस। एफ आर में आप लोग बोलते हो तो सर एफ आर एम सी क्यूज़ का डिस्कशन लाओ, एफ आर एम सी क्यूज़ का डिस्कशन लाओ। तो मैंने क्या किया, देखो एम टी पी वन और एम टी पी टू के जो भी डिस्क्रिप्टिव नए नए क्वेश्चंस थे मैंने उसका वीडियो कल डाल दिया। ठीक है, आज मैं क्या डाल रहा हूँ, एम टी पी वन, एम टी पी टू और आर टी पी का सारा, नया पुराना नहीं, सारा का सारा एम सी क्यूज़ डिस्कस करके मैं आज ये वाला लेक्चर आपको दे रहा हूँ। ठीक है, नाउ एक लेक्चर आएगा मंडे या ट्यूसडे को, उसमें आरटीपी का जो भी डिस्क्रिप्टिव का सारा क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करके वो भी आपको दे दूंगा। तो इससे क्या हुआ, एमटीपी वन, एमटीपी टू, आरटीपी का जो भी क्वेश्चन था ऑलमोस्ट मैंने सारा आपके साथ डिस्कस कर दिया। तो आ जाओ फटाफट, अभी हम लोग क्या करते हैं, एमटीपी वन, एमटीपी टू और आरटीपी का एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो एमटीपी वन में आपके पास है 15 एमसीक्यूज, एमटीपी टू में है आपके पास 15 एमसीक्यूज और आरटीपी में आपके पास 10 एमसीक्यू, टोटल मिला के 40 एमसीक्यू हो गया है। तो ये सारा एमसीक्यूज आप देख लो, फटाफट देख लो, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और देखने के बाद ना इमीडिएटली एक बार खुद से भी सॉल्व कर लेना, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ओके, फटाफट आ जाओ, हम लोग सारा एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं एम टी पी वन के सारे एम सी क्यूज़। अब जब भी मैं एम सी क्यू डिस्कस करता हूँ ना, तो आई सजेस्ट एन अप्रोच। वो क्या अप्रोच लेना है, आप जब भी एम सी क्यू सॉल्व करोगे आपको एक अप्रोच है जो कॉमन है, आपको रखना होगा वो वाला अप्रोच। और आपको उसी अप्रोच सॉल्व करोगे ना तो आपको सॉल्व करने में टाइम कम लगेगा और आंसर एकदम इफेक्टिवली करेक्ट आएगा। तो क्या अप्रोच है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले बैठते हैं पूरा केस सिनेरियो पढ़ने के लिए। नहीं, ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है। आपको जाना है पहले क्वेश्चंस में, आपको जाना है पहले क्वेश्चंस में। तो एक काम करो, रफली ऐसे क्वेश्चन मिले ना, केस सिनेरियो पढ़ने मत बैठो, पढ़ने बैठो डायरेक्टली क्वेश्चन। और क्वेश्चन में क्या, बस आपको सबका एक एक लाइन पढ़ो, ये वाला एक एक लाइन पढ़ो, ये वाला एक एक लाइन पढ़ो, ये वाला एक एक लाइन पढ़ो। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इस केस सिनेरियो में क्या क्या ढूंढना है। यू विल गेट अ फेयर अंडरस्टैंडिंग कि आपको इस सिनेरियो में क्या क्या ढूंढना है। उसके बाद आप सिनेरियो पढ़ो। अब जैसे सिनेरियो पढ़ोगे ना, आपको लगेगा अच्छा ये वाला सिनेरियो तो इस क्वेश्चन का है, आप वो वाला लो और उसको आंसर करते जाओ, वो वाला लो उसको आंसर करते जाओ। पता है क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, क्योंकि जो केस सिनेरियो है ना, आपको लग रहा है ये सिनेरियो एक है, बट ये एक सिनेरियो है ही नहीं। इस सिनेरियो में ना मल्टीपल पार्ट्स है। जैसे अगर मैं बताऊं, ये वाला एक पार्ट है, 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 यहां तक ये वाला एक पार्ट है, ये वाला अलग पार्ट है। राइट, कितने सारे पार्ट है, सिनेरियो एक है, अलग अलग पार्ट है। तो आप अगर क्वेश्चन पहले पढ़ लोगे ना, अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, आपको समझ में आएगा अच्छा ये क्वेश्चन इस पार्ट का है, इस सिनेरियो के इस पार्ट का है, और आप फटाफट आंसर दे दोगे और करेक्टली आंसर आएगा। अगर आप पहले सिनेरियो पढ़ लोगे ना, पता है आप पूरा सिनेरियो यहां से स्टार्ट किए, यहां से यहां पूरा पढ़ते गए पढ़ते गए, आप पढ़ रहे हो विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव इन द माइंड कि इस सिनेरियो में मुझे क्या ढूंढना है, इस सिनेरियो में मुझे क्या ढूंढना है। पता है इसके बाद क्या करना पड़ेगा, सिनेरियो पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको फिर से सिनेरियो पे आना पड़ेगा, आपको फिर से सिनेरियो पे आना पड़ेगा। ओके, तो वो डबल डबल टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा क्या है, पहले एक बार क्वेश्चन को रफली समझ लो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को रफली एक बार पढ़ लो, उसके बाद सिनेरियो में आओ और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। इज दैट क्लियर एवरीवन? कम ऑन गाइस, टेल मी, इज दैट क्लियर एवरीवन? क्या ये अप्रोच क्लियर है आप लोग को? ओके, चलो अब मैं पढ़ते जाता हूं फटाफट। सबसे पहला केस सिनेरियो वन का क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोल रहा है। Under which activity the advance tax of 5,30,000 is classified in the statement of cash flows? बोल रहा है ये जो 5,30,000 का जो हमने एडवांस टैक्स पेश किया है, ये किस में क्लासीफाई होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, what will be the accounting treatment of fixed assets bought and liabilities assumed in the statement of cash flows? ओके, हमने कुछ फिक्स्ड असेट बाय किया होगा, ओके, कुछ पूरा अमाउंट पे नहीं किया होगा। ओके, तो दोनों का ट्रीटमेंट क्या होगा कैश फ्लोज में, वो पूछ रहा है। चलो, what is the treatment of revaluation of trademark on 31st March 2003? इग्नोर अमोर्टाइजेशन, बोला ट्रेडमार्क होगा कुछ, उसको हमने रिवैल्यू किया होगा, रिवैल्यूएशन का क्या ट्रीटमेंट है वो बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, क्या बोला, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ पेटेंट ऑन 31st March 2003। ओके, तो ये ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ पेटेंट मांग रहा है। फिर क्या बोल रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड बाय एक्स लिमिटेड विथ ए लिमिटेड। तो ये 5 क्वेश्चन है, बताओ क्या हमें एक फेयर अंडरस्टैंडिंग मिल गया है। क्वेश्चन कैश फ्लोज का है,
एडवांस टैक्स पे किया उसका कैश फ्लोज का है, कुछ असेट्स परचेज किया उसका कैश फ्लोज का है, राइट। रिवैल्यूएशन ऑफ पेटेंट, रिवैल्यूएशन ऑफ ट्रेडमार्क का ट्रीटमेंट का है, राइट। जो कॉन्ट्रैक्ट इंटर किए हैं उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिमाग में छप गया? कम ऑन टेल मी, क्या क्वेश्चन का एसेंस दिमाग में छप गया? अब हम लोग पढ़ेंगे सिनेरियो। अब देखो सिनेरियो पढ़ने में कितना मदद मिलेगा अपने को। X Limited is engaged in many business for which it is in the process of acquiring fixed assets and intangible assets. X Limited prepares its financial statements following the Ind AS and follows the April to March as its financial year. Okay. X Limited has paid an advance tax. ये था क्या क्वेश्चन? एडवांस टैक्स पे किया है कितना का? 5,30,000 का। आउट ऑफ द पेड सेल्स पेड टैक्स 30,000 इज पेड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। मैंने क्या बताया था? मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी रिवीजन रिसेंटली लिया था। ओके, मैंने उसमें क्या बताया था? अगर इनकम टैक्स पे किया गया है ऑन इनकम या एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो वो टैक्स भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। अगर इनकम टैक्स आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे आया है तो वो इनकम टैक्स भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। बाकी बचा हुआ सारा इनकम टैक्स आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? 5,30,000 जो हमने टैक्स पे किया है उसमें से 30,000 हो जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और 5 लाख हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आ जाओ क्वेश्चन में, क्या हो जाएगा आंसर बताओ तो। 5 लाख टू बी सोन अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, 30,000 टू बी सोन अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सही जवाब, सही जवाब। बोलो क्लियर है क्या? क्वेश्चन पढ़ने से कितना चीजें आसान हो जा रही है आप समझ पा रहे हो? पहले क्वेश्चन पढ़ लेने से कितनी चीजें आसान हो जा रही है समझ पा रहे हो आप? ठीक है, चलो फिर आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। ये वाला काम हो गया, जो जो पैराग्राफ का काम होते जाए इसको काट दो, इसको काट दो। चलो आगे चलो। X Limited acquires an asset of 10 lakhs by accepting liabilities of 8 lakh of Y Limited and the balance is paid in cash। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, मैं हल्का सा इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ बताना चाहता हूं, आप सुनो। केस 1 बोला हमने असेट परचेस किया, हमने असेट परचेस किया 10 लाख का, कैश पे किया 2 लाख और 8 लाख का हमने लोन ले लिया। अगर ऐसा बोलता है, अगर ऐसा बोलता है तो पता है हम लोग क्या बोलेंगे? तो कैश फ्लो जो बनेगा उसमें आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में -10 लाख और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में +8 लाख। ओके, लेकिन केस 2 बोला आपने असेट परचेस किया 10 लाख का और कैश पेमेंट कर दिया 2 लाख का और जो बचा 8 लाख वो लायबिलिटी है, वो हमें पे करना बाकी है। तो इस केस में क्या करेंगे? अपने कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में -2 लाख दिखाएंगे। ओके, यहां पे जो 8 लाख था वो बैंक से लोन लिया गया या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया गया। यहां पे जो 8 लाख का लायबिलिटी है वो जिस वेंडर से परचेज किया उसी से लायबिलिटी लिया गया है। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ अब इस केस में क्या हो रहा है देखो। X Limited acquires fixed asset of 10 lakh from Y Limited by accepting the liabilities of 8 lakh from Y Limited। किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं लिया, मतलब मैंने आपसे असेट परचेज किया 10 लाख का, आपको 2 लाख दे दिया, बोला 8 लाख तेरे को मैं बाद में दूंगा, 8 लाख तेरे को मैं बाद में दूंगा। ओके, तो ये वाले केस में हम लोग ये वाला ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, अगर ऐसा होता मैंने तेरे से 10 लाख का असेट परचेस किया, 2 लाख अभी दे दिया और 8 लाख का लोन लेके तेरे को पैसा दे दिया, तो हम लोग ये वाला ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो इस केस में क्या होगा? हम लोग सिर्फ 2 लाख को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, जो रिमेनिंग 8 लाख है ये नॉन कैश एक्टिविटी है, तो इसका अभी हम लोग नहीं करेंगे, जब पे करेंगे तब ट्रीटमेंट होगा। तो आ जाओ यहां पे, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड असेट्स बॉट एंड लायबिलिटीज अज्यूम्ड।
X Limited would classify only cash payment of 2 lakh under investing activities and the remaining 8 lakh being non-cash transaction liabilities and assets should be disclosed in the notes to financial statements. तो 2 का E हो जाएगा. बोलो, is that clear everyone? Is that clear everyone? ठीक है, चलो आगे पढ़ रहे हैं अपने इसको, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं. तो ये वाला भी हो गया, इसको भी काट दो. चलो, X Limited acquired a trademark ऑन 31 मार्च. बोला 31 मार्च को ट्रेडमार्क एक्वायर किया गया है 1 लाख में. द असेट वाज रीवैल्यूड टू 1,20,000 ऑन 31 मार्च 20x2 एंड 31 मार्च 20x3 में 85,000 हो गया वैल्यू. आ जाओ, ट्रेडमार्क का क्वेश्चन कहां था, ये रहा. बोला हमने कब परचेज किया ट्रेडमार्क को, 31 मार्च 20x1. बोला हमने 31 मार्च 20x1 को परचेज किया 1 लाख में. फिर इसका 31 मार्च x2 को फेयर वैल्यू हो गया 1,20,000. राइट, यही है ना. हाँ, और 31 मार्च x3 में फेयर वैल्यू हो गया 85,000. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इग्नोर अमोर्टाइजेशन. बोला इसका अमोर्टाइजेशन को इग्नोर करो. तो बताओ यहां पे आपका फेयर वैल्यू गेन कितना हो गया, 20,000. तो इस गेन को क्या करेंगे हम लोग, इस गेन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में और एक्यूमुलेट करेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व में. लेकिन क्वेश्चन क्या मांग रहा है, क्वेश्चन मांग रहा है 31 मार्च x3 का ट्रीटमेंट. तो यहां पे आपका लॉस कितना का हो गया बताओ तो, 1,20 से 85, मतलब 35,000 का नुकसान हो गया. 35,000 का नुकसान हो गया. तो जो 35,000 का नुकसान हो गया, इस नुकसान को कहां रिकॉर्ड करें, पहले तो OCI में, टू द एक्सटेंट देयर इज अ बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व. कितना OCI या रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना जाएगा, 20,000. बच गया कितना, 15,000. ये कहां जाएगा, P&L में. ये कहां जाएगा, P&L में. तो आ जाओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 35,000 विल बी एडजस्टेड फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व. नहीं रे, आगे बढ़ो. 35,000 शुड बी डेबिटेड इन द P&L. नहीं. 20,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व शुड बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड द रिमेनिंग 15,000 इज एन एक्सपेंस इन P&L. यस, ये आपका सही जवाब. क्लियर है क्या, क्लियर है क्या. देख रहे हो कितना आसान हो जा रहा है, कितना आसान हो जा रहा है आपके लिए काम. राइट, अब आ रहा है पेटेंट वाला चीज. तो आ जाओ आगे चलते हैं हम लोग. तो ये ट्रेडमार्क वाला भी हो गया, इसको भी काटो. अब आ जाओ पेटेंट में. पेटेंट में क्या बोल रहा है, अगेन आपने 1 लाख में परचेस किया, फिर 85,000 में रिवैल्यू किया, फिर 1,05,000 में रिवैल्यू किया. ओके, आ जाओ पेटेंट वाला पे भी काम कर लेते अपन. बोला परचेस किया 1 लाख में, फिर आपका फेयर वैल्यू हो गया 85,000. तो मतलब आपका लॉस हो गया 15,000. तो ये जो 15,000 का लॉस, ये कहां जाएगा, P&L में. फिर आपका फेयर वैल्यू हो गया 1,05,000. तो 85,000 से 1,05,000 में गेन कितना हो गया, ये गेन कितना हो गया आपका, ये जो गेन हुआ, ये गेन हो गया आपका 20,000 का. तो ये 20,000 का जो गेन है वो कहां जाएगा, सबसे पहला जितना लॉस P&L में डाले थे उतना गेन भी P&L में डालो. तो ये P&L में जाएगा 15,000. रेस्ट जो बच गया 5,000, ये जाएगा आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एंड एक्यूमुलेट हो जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में. तो आंसर क्या होगा देखो तो, 5,000 नेट इंक्रीज नहीं, 15,000 आउट ऑफ 20,000 इंक्रीज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L एंड द रिमेनिंग शुड बी क्रेडिटेड इन रिवैल्यूएशन रिजर्व इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. बी इज द सही जवाब. बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है. चलो आगे चलते हैं, अपन आगे चलते हैं. तो अपना ये वाला दोनों भी काट दो. अब आ रहे हैं हम लोग लास्ट पार्ट. X Limited enters into a 10-year contract with A Limited. 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है A Limited के साथ फॉर यूज ऑफ रोलिंग स्टॉक. ओके, स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर X Limited. The rolling stock is designed to transport materials in X Limited's production process and is not suitable for use by any other customers. मतलब सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स नहीं है. फिर क्या बोल रहा है, द रोलिंग स्टॉक इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट बट A Limited हैज ओनली वन रोलिंग स्टॉक दैट इज सुटेबल फॉर X Limited यूज. If the rolling stock does not operate properly, the contract requires A Limited to repair or replace the rolling stock. Okay,
ना तो अब पूछ रहा है इसमें क्या होगा। देखो एक बात समझो, रोलिंग स्टॉक किसके लिए डिजाइन किया गया है? एक्स लिमिटेड के लिए। रोलिंग स्टॉक का कोई कोई और यूज कर सकता है क्या? नहीं यूज कर सकता है। कोई और यूज कर सकता है क्या? नहीं यूज कर सकता है। रोलिंग स्टॉक को रिप्लेस किया जाएगा, सब्स्टिट्यूट किया जाएगा कब? जब रोलिंग स्टॉक ठीक से काम नहीं कर रहा हो। तो इन तीनों का क्या मतलब है? देर इज नो सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स विद द सप्लायर। फिर बोल रहा है ये जो असेट है ये एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड नहीं है, बट एक ही है तो वही मिलेगा उसको, मतलब इंप्लिसिटली स्पेसिफाइड है। तो असेट इज इंप्लिसिटली स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट प्लस नो सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स विद द सप्लायर। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो असेट है ये आपका आइडेंटिफाइड असेट है। रोलिंग स्टॉक इज एन आइडेंटिफाइड असेट। बोलो क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, तो ये हो गया आपका पहला सिनेरियो। चल रहे हम लोग सिनेरियो नंबर 2 में। सिनेरियो नंबर 2 में तो क्या हम लोग पहले सिनेरियो पढ़ने बैठेंगे? नहीं नहीं नहीं, पहले जाएंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। क्या बोल रहा है? हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आर देयर। ओके, फिर क्या बोल रहा है? टोटल अनयूज्ड वेकेशन इन टर्म्स ऑफ मैंडेज। ओके, कितना का प्रोविजन बनेगा ये पूछ रहा है। फिर बोल रहा है ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेसिंग फीस। ओके, फिर क्या बोल रहा है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेसिंग फीस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है एक बार देखो ना। दोनों में डिफरेंस पूछा है। इन केस फ्यूचर ड्रॉडाउन इज प्रोबेबल, इन केस फ्यूचर ड्रॉडाउन इज नॉट प्रोबेबल। ओके, फिर आगे चलो, यही है क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन। तो पहला पूछ रहा है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के बारे में, दूसरा पूछ रहा है कितना डेज का प्रोविजन बनेगा, फिर बोल रहा है कितना का प्रोविजन बनेगा, फिर प्रोसेसिंग फीस का ट्रीटमेंट पूछ रहा है अगर फ्यूचर ड्रॉडाउन इज प्रोबेबल, अगर फ्यूचर ड्रॉडाउन इज नॉट प्रोबेबल। तो दोनों ही केस में प्रोसेसिंग फीस का क्या ट्रीटमेंट होगा, क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है। ओके, तो हमने अभी क्वेश्चन देख लिया क्या क्या आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं? सिनेरियो पढ़ते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो जैसे से क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। Case scenario 2. PQR Limited is engaged in providing a wide range of telecommunication services, including mobile connectivity, broadband, enterprise network solutions. ठीक है, ये सब देता है, ज्ञान वाली बातें कर रहा है और कुछ नहीं है। Prepares financial statements in accordance with India, हटाओ। कस्टमर 22। अब यहां से काम आ रहा है, यहां से काम का बात आ रहा है। देखो ये एक सिनेरियो है, आप देखोगे ना आप खुद ब खुद पता चल जाएगा, आप देखोगे ना आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो ये एक सिनेरियो है, ये एक सिनेरियो है, ये एक सिनेरियो है। ठीक है, आ जाओ। अ कस्टमर बाइज मॉडेम फ्रॉम PQR लिमिटेड। हाउएवर द कस्टमर कैन ऑल्सो गेट द कनेक्शन। मॉडेम बाय किया है, बोला मॉडेम के साथ उसको कनेक्शन भी मिला है। ओके नाउ, लेकिन वो कस्टमर को कनेक्शन और मॉडेम अलग अलग से भी खरीद सकता था। साथ में उसको इंस्टॉलेशन का एक्टिविटी भी मिला है जिसमें कोई सिग्निफिकेंट एफर्ट नहीं जाता है, और वो चाहे तो बाहर से भी कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट हैज वेरियस प्लान्स वेयर इट प्रोवाइड्स आइदर ब्रॉडबैंड सर्विसेज और वॉइस कॉल सर्विसेज और बोथ। बेसिकली जो उसको कनेक्शन का सर्विस मिला है ना उसमें मल्टीपल प्लान्स है। वो चाहे तो सिर्फ ब्रॉडबैंड सर्विस भी ले सकता है, वो चाहे तो सिर्फ वॉइस कॉल सर्विस भी ले सकता है, वो चाहे तो दोनों भी ले सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सब अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैं, ये सारे अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैं। तो क्वेश्चन में था ना हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आर देयर, तो पढ़ो। ब्रॉडबैंड इज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वॉइस कॉल सर्विसेज इज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मॉडेम इज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सो हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर देयर? All of them are a performance obligation. All of them are performance obligations. ठीक है, आई बिलीव इसका एक सिमिलर क्वेश्चन आपके बुक में भी था। चलो आगे चलो। PQR लिमिटेड, अगेन ये वाला भी जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये इंप्लॉय बेनिफिट्स में आपके बुक में क्वेश्चन है। आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है आपके बुक में। ओके, ICI के मटेरियल में। चलो पढ़ते हैं। PQR लिमिटेड हैज 350 एम्प्लॉइज, सेम एज अ ईयर अगो। द एवरेज अट्रिशन रेट्स observed during the past 10 years represents 6% per annum। मतलब हर साल 6% इंप्लॉइज पुराने वाले छोड़ के जाते हैं और नए वाले आते हैं। देखो अट्रीशन का मतलब ये नहीं होता है कि कितना इंप्लॉय छोड़ के जा रहा है, अट्रीशन का मतलब होता है कितना इंप्लॉइज रिप्लेस हो रहा है। अगर मेरे पास पिछले साल 100 था तो इस साल भी 100 है, लेकिन
पिछले साल में जो 100 था ना, उसमें से 6 छोड़ के चले गए और 6 इस साल नए आए हैं। ओके, तो अट्रिशन का मतलब ये होता है, द एवरेज अट्रिशन इज 6%। पीक्यूआर लिमिटेड प्रोवाइड्स टू ऑल एम्प्लॉइज पेड वेकेशन ऑफ 10 दिन। बोला हर एम्प्लॉय को हम लोग 10 दिन का पेड वेकेशन देते हैं। ओके, नाउ compensation for the paid vacation is 100% of the employee's salary and unused vacation can be carried forward for 1 year. ओके, एक बात सुनना, ये पेड वेकेशन है, ये पेड वेकेशन है। कहां गया भाई, कहां गया, लिखा होता ना पेड वेकेशन, पेड वेकेशन। ठीक है, चलो, मतलब पेड वेकेशन मतलब अगर इस छुट्टी में कोई बंदा काम कर रहा है तो उसको हम लोग या तो छुट्टी देंगे नेक्स्ट ईयर में, या अगर वो छुट्टी नहीं लेता है तो उसको उसका पे करेंगे, पेड वेकेशन है। ठीक है, चलो, कंपनसेशन फॉर द पेड वेकेशन इज 100%। ठीक है, चलो, एज ऑफ 31 मार्च 20x1 आ जाओ यहां पे। एज ऑफ 31 मार्च 20x1 क्या बोल रहा है, अनयूज्ड वेकेशन वाज 3 days पर एम्प्लॉय। मतलब हम लोग एम्प्लॉय को दिए थे 10 दिन का छुट्टी लेने के लिए, एम्प्लॉय लोग 7 दिन का छुट्टी लिया और 3 दिन उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया है, 3 दिन उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया है। ठीक है, चलो आ जाओ, फिर क्या बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है, एज ऑफ 31 मार्च ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में आ जाओ, ड्यूरिंग x1 x2। अब ये आ रहा है, मतलब हम लोग 31 मार्च x2 पे आ गए, 31 मार्च x2। एक बात बताओ ना, हम लोग को जो क्वेश्चन मांग रहा है वो किस डेट का मांग रहा है बताओ तो, टोटल अनयूज्ड डेज ऑन 31 मार्च। क्वेश्चन इस डेट का मांग रहा है, क्वेश्चन इस डेट का मांग रहा है आपसे। ओके, क्वेश्चन इस डेट का मांग रहा है, तो इस डेट पे बताओ आपके पास ओपनिंग अनयूज्ड लीव्स कितना था, 3। इस साल एंटाइटल कितना किया गया होगा, 10। और इस साल लिया अवेल किया कितना गया लीव्स, इस साल लीव्स अवेल कितना किया गया, देखो तो 9 डेज लिया गया इस साल, 9 डेज, 9 डेज। तो इस बार अनयूज्ड लीव्स कितना बच गया बताओ, 3 + 10 13, 3 + 10 - 9, 4 डेज, 4 डेज। तो अब बच्चा क्या बोलेगा, 4 डेज का लीव बचा है पर इंप्लॉय, हमारे पास इंप्लॉय कितना था 350, तो ये हो गया मेरा टोटल अनयूज्ड। एंड आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि यहां पे है एक कैच। क्वेश्चन क्या बोला था आपका, 6% अट्रिशन, 6% अट्रिशन। अब उसका यहां पे आएगा पॉइंट, मतलब मेरे पास यहां पे इंप्लॉइज है 350, लेकिन 350 में जो मेरे पास ऐसे इंप्लॉइज जो इस साल नए आए होंगे वो 6%, 350 का 6% इज 21। और ऐसे इंप्लॉइज जो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होके आए हैं वो होंगे 350 - 21 इज 329 इंप्लॉइज। तो अब ये जो इंप्लॉइज है इसका ओपनिंग होगा क्या, इसका ओपनिंग होगा क्या, नहीं होगा। इसको इस साल 10 का लीव मिला होगा, इन्होंने 9 दिन का छुट्टी ले लिया, तो इसको 1 दिन का अनयूज्ड है, राइट। लेकिन यहां पे क्या है, इसको ओपनिंग 3 होगा, प्लस 10 का छुट्टी मिला, -9 दिन लिया, तो बचा कितना, 4 दिन, राइट। तो अब यहां पे मेरा टोटल नंबर ऑफ डेज कितना आ जाएगा, 21 × 1 इज 21, प्लस 329 × 4, 329 × 4 इज 1316 डेज। तो टोटल कितना हो गया, 1316 प्लस 21 इज 1337। तो ये हो गया आपका सही जवाब। बोलो क्लियर है क्या, इज दैट क्लियर एवरीवन, इज दैट क्लियर एवरीवन। ठीक है, चलो इसी से एक क्वेश्चन और है, बाय व्हाट अमाउंट हम लोग प्रोविजन कितना का बनाएंगे, तो हम लोग 1337 डेज का प्रोविजन बनाएंगे। तो पर डे का सैलरी कितना है, बोला पर डे का जो सैलरी था, पर डे का जो सैलरी था 31 मार्च x1 वाले साल में वो था 15,000। बोला इस साल मेरा सैलरी बढ़ा है 10% से, तो हो जाएगा इंटू 15,000 इंटू 1.10, इंटू 1.10। तो कितना हो गया अमाउंट बताओ तो, 1337 इंटू 15,000 इंटू 1.1 इज 220,60,500। ये हो गया आपका अमाउंट 8 का ए। इज दैट क्लियर एवरीवन, इज दैट क्लियर एवरीवन। ठीक है, चलो
अब आ रहे क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेसिंग फी। ये तो हमने पढ़ा नहीं, अभी यहाँ पे है। देखो हमने ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, यहां तक हो गया काम हमारा। अब आ रहे प्रोसेसिंग फीस पे। प्रोसेसिंग फीस पे क्या बोल रहा है, PQR लिमिटेड हैज टेकन 6 ईयर टर्म लोन, 6 साल का टर्म लोन लिया है ऑन 1 अप्रैल 2010 फ्रॉम बैंक एंड पेड प्रोसेसिंग फीस एट द टाइम ऑफ सैंक्शन ऑफ द लोन। द लोन टर्म इज डिसबर्स्ड इन डिफरेंट ट्रांचेस। बोला जो लोन हम लोग लिए हैं ना, वो डिफरेंट ट्रांचेस में। लेट सपोज अगर हमने लोन लिया है 100 करोड़ का, तो 100 करोड़ का जो लोन लिया है ना, उसका पहला ट्रांच में मेरे पास लोन आया 10 करोड़। हो सकता है अगले साल फिर दूसरे ट्रांच में लोन आएगा मेरे पास 30 करोड़, राइट। तो 100 करोड़ को मल्टीपल मल्टीपल ड्यूरेशन में ले रहे हैं, जैसे जैसे मेरे को जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे लोन ले रहे हैं। ओके, नाउ on the date of transition to Ind AS on 1st April 20x5, it has calculated the net present value of the loan term disbursed up to 31st March 20x5 by using the effective interest rate। तो लोन का जो हम लोग प्रोसेसिंग फीस का ट्रीटमेंट क्या होता है, लोन के बैलेंस से माइनस करते हैं और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन में एडजस्ट कर देते हैं, यही ट्रीटमेंट होता है ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो। बोला व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेसिंग फीस। अगर हम लोग जो फ्यूचर में लेट सपोज हमने 100 करोड़ का लोन लिया है, हम लोग को लगता है 100 करोड़ में से 60 करोड़ तक का लोन हम लोग अवेल कर लेंगे, तो बोला उस 60 करोड़ के लिए क्या करें, तो बोला प्रोपोर्शनेट जो भी मेरा प्रोसेसिंग फीस होगा उसको लोन में एडजस्ट करेंगे और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के कैलकुलेशन में इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो प्रोसेसिंग फीस इज अकाउंटेड फॉर एज अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यस, but not deferred, okay, deducted from the carrying amount of financial liabilities, yes, when the drawdown occurs, पार्सली करेक्ट है। इसमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वाला बात नहीं बोल रहा है, जो कि इसमें बोल रहा है इफेक्टिव इंटरेस्ट वाला बात, तो ये वाला आपका हो गया सही। लेकिन बोल रहा है अगर आपने प्रोसेसिंग फीस पे किया है जिसका आप लोन का लेने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, मतलब 100 करोड़ का आपने लोन लिया था, 40 करोड़ का प्रोबेबल नहीं है कि आप फ्यूचर ड्रॉडाउन लोगे, उसका क्या करें, तो बोला अगर लोन ही नहीं लेंगे तो हम लोग एडजस्ट किससे करें, हम लोग लोन ही नहीं लिए तो हम लोग उसको एडजस्ट किससे करें, तो बोला उस केस में हम लोग इसको अमोर्टाइज कर देंगे ओवर द टर्म ऑफ द लोन। ओके, तो इसका हो जाएगा इज नॉट ट्रीटेड एज अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द टर्म ऑफ द लोन। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका केस सिनेरियो 2। केस सिनेरियो 3 स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस केस सिनेरियो 3 में पता है ये सेम क्वेश्चन अगेन आपके बुक में है, इंपेयरमेंट और बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगेन क्या हम लोग यहाँ पे केस सिनेरियो पढ़ने बैठेंगे पहले, नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या बोल रहा है। बोला व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ नेट असेट्स, अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल है दोनों में अमाउंट ऑफ गुडविल, ओके, इन केस एनसीआई इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू मेथड, in case NCI is measured at proportionate share of fair value of net assets method। ओके, तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है नेट असेट्स कितना है और गुडविल मांग रहा है अगर NCI फेयर वैल्यू पे है या अगर गुडविल NCI आपका प्रोपोर्शनेट शेयर पे है, तो उस केस में दोनों ही केस में आपका गुडविल मांग रहा है। तो ये क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। चलो आ जाओ फटाफट इसको हम लोग केस सिनेरियो पढ़ के सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ, ठीक है, एक मिनट। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं केस सिनेरियो। एबीसी लिमिटेड प्रिपेयर्स कंसोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप टू 31st March ईच ईयर। ऑन 1st July 20x1 ABC Limited acquired 75% shares of JKL and gained control। JKL का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स था 1,20,00,000 शेयर्स। जो परचेज किया है उसके बारे में क्या बता रहा है, ऑन 1st July 20x1 issued 2 shares for every 3 years, शेयर स्वैप ट्रांजेक्शन। तो चलो इसका वैल्यू निकालो तो कितना होगा, इसका वैल्यू निकालो 2/3 इंटू कितना शेयर्स 120 लाख इंटू 75% हमने एक्वायर किया, तो इतना शेयर्स हमने एक्वायर किया, 2/3 मल्टीप्लाई करने से इतना शेयर्स हमने इशू किया और हमने अपना शेयर दिया है, तो हमारे शेयर का वैल्यू क्या है 6.5। चलो ये कैलकुलेट करके मुझे बताओ आप लोग। फिर क्या बोल रहा है, ऑन 30th June 20x2
मतलब एक्वायर करने के 1 साल बाद हम लोग 71.5 लाख पे करेंगे। ओके, इस पे कोई कंडीशन है क्या? नहीं, कोई कंडीशन नहीं। मतलब ये क्या हो गया? डेफर्ड कंसीडरेशन। तो इसका अमाउंट क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू 71.5 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट 10%, तो 1.1। चलो कैलकुलेट करके बताओ अमाउंट क्या होगा। फिर क्या बोल रहा है? ऑन 30 जून 2023, मतलब अक्वायर करने के 2 साल बाद हम लोग पेमेंट करेंगे कितना? 300 करोड़, 3 करोड़ का, 3 करोड़ का। ओके, लेकिन इस पे कंडीशन अटैच्ड है, 5% ग्रोथ ओवर 2 ईयर पीरियड। रेवेन्यू में 15% का ग्रोथ होना चाहिए। तो अगर कंडीशन अटैच है तो ये क्या हो गया आपका? कंटिंजेंट कंसीडरेशन। और इसका हमें क्या लेना पड़ेगा? फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जो कि क्या है आपका? 2 crores 50 lakhs, मतलब 250 लाख है आपका इसका वैल्यू। चलो मुझे इन दोनों का वैल्यूज बताओ फटाफट, कितना हो गया? 120 इंटू 0.75 इंटू 6.5 इंटू 2/3, दैट इज 390 लैक्स। और 71.5 डिवाइड बाई 1.1 इज 65 लैक्स। तो आपका परचेज कंसीडरेशन कितना हो गया? 390 प्लस 65 प्लस 250 इज 705। 705। ओके, चलो आगे चलते हैं। क्या बोला? ऑन 1 जुलाई 20x1 कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स कितना है? 6 करोड़। ओके, मतलब 600 लैक्स। ओके, नाउ फिर क्या बोल रहा है? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कुछ होगा क्या? देखो तो, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कुछ है क्या? हाँ, बोला फेयर वैल्यू कितना है? 700 लाख, मतलब 100 लाख का हो गया फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। ये हमारा फेयर वैल्यू गेन हो गया, फेयर वैल्यू गेन हो गया। अगर क्वेश्चन इस पे कोई डेफर्ड टैक्स बोल देगा तो क्या होगा बताओ? इस पे डेफर्ड टैक्स असेट बनेगा या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी? तो एक बात समझ लो, पूरे बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन में अगर गेन है तो उस पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा, अगर एक्सपेंस है या लॉस है तो उस पर डेफर्ड टैक्स असेट बनेगा। यहां पे क्योंकि मेरा गेन हुआ है तो मेरा इस पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा। अगर फेयर वैल्यू लॉस होता तो मेरा डेफर्ड टैक्स असेट बनता। ओके, तो यहां बनेगा मेरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या है टैक्स का रेट? 20%, तो 20 लाख का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन गया। तो व्हाट इज माय नेट एसेट्स? 680 लाख का हो गया मेरा नेट एसेट्स। एंड आई एम हैप्पी, मेरा क्वेश्चन का आंसर निकल गया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स? 680 लैक्स। क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल इफ एनसीआई इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू? चलो गुडविल कैसे आएगा? परचेज कंसीडरेशन मालूम है अपन को, एनसीआई लेना है, माइनस नेट एसेट 680 का है ये भी मालूम है अपन को, राइट? सब चीज सॉर्टेड है, बस अपन को निकालना है एनसीआई। एनसीआई क्या आएगा बताओ? 120 लाख का टोटल शेयर्स था, 25% एनसीआई के पास है, और व्हाट इज द फेयर वैल्यू पर शेयर ऑफ द सब्सिडरी? 6 रुपया। तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, ये हो गया। तो 120 इंटू 0.25 इंटू 6 इज 180। तो आपका गुडविल कितना आ गया? 705 प्लस 180 माइनस 680 इज इक्वल टू 205 का आ गया आपका गुडविल। ठीक है, फिर ये आ जाओ यहां पे, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ गुडविल इफ एनसीआई इज एट प्रोपोर्शनेट फेयर? तो बताओ, 705 फिक्स है, 680 माइनस फिक्स्ड है, 680 का 25% माइनस करो, 680 का 25%, 680 इंटू 0.25 दैट इज 170 यहां पे आएगा। तो गुडविल कितना हो गया? 705 प्लस 170 माइनस 680 दैट इज 195। ये हो गया आपका गुडविल, ये हो गया आपका गुडविल। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। बोलो कोई दिक्कत था क्या इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत था क्या इस क्वेश्चन में? ना। चलो डन। अब आ जाते हैं हम लोग यहां पे, इस पैराग्राफ में क्या बोल रहा था? ड्यूरिंग द 9 ईयर एंडेड इतना जेके हैज पुअरली परफॉर्म, देयरफॉर गुडविल को हम लोग को 10% से इंपेयर करना पड़ेगा। ओके, इंपेयर करना पड़ेगा, तो ये तो रिपोर्टिंग डेट का आएगा ना। क्वेश्चन तो बोल रहा है अराइजिंग ऑन एक्विजिशन, राइट? तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अपन को हटाओ। आ जाओ के सिनेरियो 4 में, के सिनेरियो 4 में आपके पास 2 क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ 6% कन्वर्टिबल डिवेंचर्स एंड अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ये 2 चीज पूछ रहा है। तो चलो आ जाओ कर लेते हैं फटाफट, इसमें क्या दिक्कत है? ऑन 1 अप्रैल 20x1 एस लिमिटेड इशूड 30,000 6% कन्वर्टिबल डिवेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 100, 30,000 6% कन्वर्टिबल डिवेंचर्स ऑफ 100 डिवेंचर पर एट पार। डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 31 मार्च 20x5, मतलब 2 3 4 5
टेन्योर कितना हो गया 4 इयर्स का। दे में बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर, लोन एट कन्वर्जन रेट 10% है। इशू कब किया गया था 1 अप्रैल 20x1। डेट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इंडेस दिया हुआ है 1 अप्रैल 2003। तो बताओ डेट ऑफ ट्रांजिशन में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्वेश्चन यही पूछ रहा है व्हाट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन। तो हम लोग स्प्लिट करेंगे क्योंकि लाइबिलिटी ये इंस्ट्रूमेंट अभी एग्जिस्टिंग है, तो हम लोग को इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। ओके तो यहां पे क्या बोलेंगे, एस लिमिटेड विल नीड टू स्प्लिट द डिबेंचर्स इनटू डेट एंड इक्विटी एट द रेट ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, अब बोल रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। तो बताओ ना, ट्रांजिशन डेट पे अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी आप लोग नहीं निकाल सकते हो। ट्रांजिशन डेट क्या है बताओ, चलो आप ही बताओ ट्रांजिशन डेट क्या है 1 अप्रैल 2003। इसके बाद रिमेनिंग कितना आपका बचा हुआ है बताओ, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज क्या बचा हुआ है X4 का और X5 का, कितना कितना 30,000 इंटू 0.06 इंटू 100, 1,80,000 X4 का, X5 का 1,80,000 और X5 का एक और है प्रिंसिपल वाला। तो प्रिंसिपल कितना अमाउंट है 30,000 इंटू 100 और इसको प्रीमियम पे करना है 10%, तो 1.1, तो ये हो गया 33 lakhs। इसको आपको निकालना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%। तो कितना हो गया 1.1 डिवाइडेड ये हो गया आपका 0.9091 और ये हो गया 0.8264, 0.8264 कितना हो गया अमाउंट बताओ मुझे फटाफट। 1,80,000 इंटू 0.9091, it is 163,638 and 33 lakh plus 1,80,000 into 0.8264, it is 2,875,872 plus 163,638 करो 30,39,510। ओके तो यहां पे ये अमाउंट है 3039 लेट, ये वाला आपका अमाउंट है नियरेस्ट अमाउंट, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके नियरेस्ट अमाउंट जो दिया हुआ वही आपका आंसर हो जाएगा इसमें। तो ये हो गया आपका MTP 1 का सारा MCQ का क्वेश्चंस का डिस्कशन। ओके MTP 2 का MCQs अगेन हम लोग अप्रोच सेम रखेंगे, पहले क्वेश्चंस फिर केस सिनेरियो। ओके आ जाओ, क्या क्वेश्चन है what is the amount of provision for penalty, what amount will be shown in other comprehensive income for on account of equity investments, what is the finance cost of convertible loan notes। ठीक है चलो आ जाओ, केस सिनेरियो पढ़ो। Z Limited is engaged in the manufacturing of automobiles with its registered office in Pune and is listed in Bombay Stock Exchange। ज्ञान की बातें हटाओ, ज्ञान की बातें हटाओ, आ जाओ यहाँ पे मेन सिनेरियो। यहाँ से स्टार्ट होता है एक प्रोविजन, ये है एक सिनेरियो पढ़ो। Z Limited ओन्स 2 व्हीकल है ऑन 1 जुलाई 20x1, ऑन 1 जुलाई 20x1 2 व्हीकल है मेरे पास। ठीक है और एक बात समझना, जब भी क्वेश्चन प्रोविजन का आए ना तो हमेशा ऐसे सोचना, अगर मेरी कंपनी आज के आज बंद हो जाए तो क्या ये अमाउंट पे करने का मेरा ऑब्लिगेशन है, अगर ये पे करने का मेरा ऑब्लिगेशन है तो इस पे प्रोविजन बनेगा, अगर ऑब्लिगेशन नहीं है तो प्रोविजन नहीं बनेगा। ओके अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मेरे पास 2 व्हीकल था 1 जुलाई 20x1 को और एक लॉ पास किया गया कि जो व्हीकल है उसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस कराना पड़ेगा। कब तक 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक मॉडिफिकेशन कराना पड़ेगा। ओके और मॉडिफिकेशन कराने का कॉस्ट लगता है 20 लाख रुपया, लेकिन 31 दिसंबर बीत गया, 31 मार्च आ गया उसके बाद, लेकिन हमने अभी तक मॉडिफिकेशन नहीं कराया, अब लॉ क्या बोलता है, अगर आप मॉडिफाई नहीं कराओगे तो आपका 2 लाख रुपया पर मंथ का पेनल्टी लगेगा। ओके 2 लाख रुपया पर मंथ का पेनल्टी लगेगा। देखो यहां पे वही बोल रहा है, actually by 31st March none of the vehicles has been modified। okay it is quite likely that Z Limited will have to pay a penalty of 2 lakh per month for the illegal usage of vehicles। okay अब मुझे बताओ यहां पे प्रोविजन कितना का बनेगा, 2 लाख पर मंथ मतलब जनवरी फरवरी मार्च 2 × 3 6 लाख रुपया।
राइट, और 20 लाख का मेरे को मॉडिफिकेशन करना है, तो क्या मेरा प्रोविजन 20 लाख का बनेगा, 6 लाख का बनेगा, या 26 लाख का बनेगा? चलो कम ऑन टेल मी, मेरा प्रोविजन कितने अमाउंट का बनेगा? तो अगर मैं कंपनी को आज बंद कर देता हूं, अगर मैं कंपनी को आज बंद कर देता हूं, तो लॉ आके बोलेगा क्या मेरे को, नहीं नहीं पहले तो मॉडिफाई करा उसके बाद बंद करना? बोलो ऐसा बोलेगा क्या? पहले तो मॉडिफाई करा व्हीकल को फिर बंद करना? नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा। वो बोलेगा देख तूने लॉ का वायलेशन किया है, तेरा 3 महीना का पेनल्टी है, वो तो तेरे को देना पड़ेगा। तो बिजनेस आज बंद कर रहा है, कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम मॉडिफाई नहीं कराएगा, मत करा, लेकिन तेरा जो 3 महीना का वायलेशन है उसका पेनल्टी देना पड़ेगा। 2 लाख इंटू 3, 6 लाख रुपए तेरे को देना पड़ेगा। तो प्रोविजन कितना का बनेगा? 6 लाख का मेरा। क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ कैलकुलेट द अमाउंट विच वुड बी सोन इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका लोन नोट्स के बारे में। हमारा इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन था ना, तो हम लोग इक्विटी वाले में आते हैं ना। ये रहा इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, देखो ये रहा इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, ये रहा इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में, मैं यहाँ पे लाइन चार्ट में ड्रॉ करके तुझे बताता हूँ, समझो क्या बोल रहा है। मेरे पास 2 इन्वेस्टमेंट है, के में और एच में, ठीक है, के में और एच में। मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज कितना में किया? 30,000 में, और मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज किया 27,500 में। क्वेश्चन जो मेरे को इक्विटी वाला बोल रहा है किस साल का बोल रहा है? 31 मार्च X2 का बोल रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? 31 मार्च X1 में आके इसका फेयर वैल्यू कितना हो गया? इसका फेयर वैल्यू हो गया 37,500, और इसका फेयर वैल्यू हो गया कितना? 35,000। अगर ऐसा हुआ तो बताओ ना मेरा गेन कितना अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में गया होगा? 7,500 ओसीआई में गया होगा मेरा, और इधर भी 7,500 ओसीआई में गया हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला, देखो ना, मेरे पास 2 इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स था और दोनों ही डेजिग्नेटेड था एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, राइट। तो दोनों ही मेरा 7,500 ओसीआई में गया होगा। ओके, नाउ उसके बाद अब यहां पे हमारा क्वेश्चन यहां का मांग रहा है 31 मार्च X2 में ट्रीटमेंट। अब X2 में क्या बोल रहा है? ये वाला बीच में ही सेल कर दिया गया। कितना में सेल किया गया बताओ तो? कितना में सेल किया गया? 50,000 में हमने सेल कर दिया। ओके, और इसका वैल्यू है 38,500। तो बोला अब बताओ ओसीआई में कितना गया। क्वेश्चन ने पता है क्या किया? बोला ये वाला जो गेन था ना उसने प्रॉफिट और लॉस में डाल दिया। क्या वो सही है? नहीं, वो सही नहीं है, वो गलत है। अगर रियलाइज्ड गेन है यहां पे, अगर ये रियलाइज्ड गेन है बच्चों, ये तब भी आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ही जाएगा। क्यों क्यों क्यों? आपको पता होना चाहिए, ये आपका इररिवोकेबल है, इररिवोकेबल होता है, राइट। तो ये आपका पीएनएल में कितना जाएगा? यहाँ ओसीआई में कितना जाएगा? 50,000 माइनस 37,500, दैट इज 12,500 जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, और यहां जाएगा 38,500 माइनस 35,000, दैट इज 3,500 जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। टोटल अगर आप देखो तो जाएगा 12 3 15, एक 16,000 का गेन जाएगा आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन था आपका फाइनेंस कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल लोन नोट्स। तो वो आपका कन्वर्टिबल लोन नोट्स वाला क्वेश्चन ये रहा, वो क्वेश्चन ये रहा आपका। तो आ जाओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 20x1 इशूड 1 लाख का लोन एट ₹5 ईच ईयर, ईच एट पार। ओके, the loan entitles the holders at an interest payment of 8% payable annually in arrears. Loan notes are redeemable at par, or as an alternatively it can be convertible to equity shares as well. और जो इंटरेस्ट रेट है, मार्केट इंटरेस्ट रेट, वो है 10%। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा एफएल का और इक्विटी का वैल्यू। मेजरली आपको एफएल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एफएल का वैल्यू क्या होगा? 1 लाख इंटू 5 लाख रुपया प्रिंसिपल का है, और इंटरेस्ट का कितना हो गया? 5 लाख इंटू 8%, 5 लाख इंटू 8%, 40,000। ओके, इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा बताओ तो मेरे को? 10% के हिसाब से ये आएगा 0.683, और ये आएगा आपका 3.17। तो अमाउंट कितना हो गया बताओ तो? 5 लाख इंटू 0.683 इज 341,500, और 40,000 इंटू 3.17
इज 126,800। टोटल अगर हम लोग करें इसको तो 341,500 ऐड कर दो, 468,300। ये फाइनेंशियल लायबिलिटी का वैल्यू आया ऑन 1 अप्रैल 20x1। क्वेश्चन फाइनेंस कॉस्ट किस साल का मांग रहा है? 31 मार्च x2 का, तो कोई दिक्कत नहीं है। 468,300 का 10% हो गया आपका फाइनेंस कॉस्ट, दैट इज आंसर इज सी 46830। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? कम ऑन गाइस, टेल मी। चलो अब हम लोग चल रहे हैं केस सिनेरियो 2 पे। अगेन हमारा अप्रोच सेम रहेगा, पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्वेश्चंस, फिर पढ़ेंगे सिनेरियो। आ जाओ पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द बॉन्ड्स इशूड बाय सी। बॉन्ड्स इशूड बाय सी लिमिटेड, ट्रांजेक्शन प्राइस क्या है? ठीक है, फ्रॉड वाला जो ट्रांजेक्शन हुआ है X3 X4 में जो हमें पता चला है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ओके, और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स ऑन गुडविल? ओके, तो ये 4 क्वेश्चन है ना, 4 है ना, 1 2 3 4 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है डेफर्ड टैक्स ऑन गुडविल, एक क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रांजेक्शन प्राइस, एक बोल रहा है फ्रॉड का, और एक बोल रहा है जो बॉन्ड्स इशू किया है उसका करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होगा वो बता दो। चलो आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं वन बाय वन हम लोग। पहला लाइन क्या बोल रहा है? प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च x4 को इन डेज के हिसाब से बना रहा है, हटाओ इसको। पहला सिनेरियो पढ़ो, क्या बोल रहा है? ऑन 1 अप्रैल 20x3 हमने बॉन्ड्स इशू किया है, सी लिमिटेड ने बॉन्ड्स इशू किया 1 लाख बॉन्ड्स 10 रुपया का, मतलब कितना का टोटल बॉन्ड्स? 10 लाख का बॉन्ड्स इशू किया, टोटल बॉन्ड्स इशू किया गया 10 लाख का। बोला हर साल ऑन 1 अप्रैल हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे 8% पर ईयर के हिसाब से। मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया? 10 लाख पे 8%, 10 लाख पे 8% कितना हो गया इंटरेस्ट? 80,000 का इंटरेस्ट पे करेंगे हर साल हम लोग। ओके, द 8% के हिसाब से पे करेंगे, ये नहीं बोल रहा है कि 80,000 ही पे करना है हर साल, 8% के हिसाब से पे करना है अपने को। ठीक है, चलो फिर क्या बोल रहा है? बोला हर साल ऑन 1 अप्रैल अपन 10,000 बॉन्ड्स को रिडीम करते जाएंगे। 10,000 इंटू 10 मतलब हर साल 10 लाख रुपया का टोटल बॉन्ड्स है। बोला 10 लाख में से हर साल 1-1 लाख रुपया का बॉन्ड्स को हम लोग रिडीम करते जाएंगे। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है इसमें से करंट करंट कितना, नॉन करंट कितना। तो 31 मार्च 20x4 में अगर आप आओगे, 31 मार्च 20x4 में आओगे तो आपका नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 20x4 में कितना पेमेंट करना है आपको? 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया पे करना है। तो करंट कितना हो गया? 1 लाख रुपया। नॉन करंट कितना हो गया? बचा हुआ 9 लाख रुपया। ना 1 अप्रैल को आपको 80,000 का इंटरेस्ट भी पे करना है, तो वो भी आपका करंट हो गया, राइट? तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 80% अक्रूड इंटरेस्ट एंड 1 लाख का करंट पोर्शन, ओके, विल बी प्रेजेंटेड एज करंट लाइबिलिटीज एंड रेस्ट 9 लाख एज नॉन करंट लाइबिलिटी। दिस इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? ओके, चलो आगे चल रहे हैं। ये वाला पार्ट हमने पढ़ लिया, हटा दो इसको। बोला सी लिमिटेड सेल्स अ पीस ऑफ मशीनरी फॉर 2 लाख, 2 मिलियन, पेबल इन 90 डेज। सी लिमिटेड इज अवेयर एट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन दैट द कस्टमर माइट नॉट पे द फुल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मतलब कंपनी होशियार था, कंपनी ने एक सामान बेचा अपने कस्टमर को, कंपनी ने एक सामान बेचा अपने कस्टमर को, ओके, और जो सामान बेचा ना वो 2 मिलियन बेचा। कंपनी को ये बात पता था कि ये कस्टमर जो है ना पूरा पैसा नहीं देगा मेरे को, ठीक है। तो सामान का एक्चुअल भाव रेट जो था वो था 1.75 मिलियन, 1.75 मिलियन एक्चुअल जो रेट था वो था 1.75 मिलियन। लेकिन कंपनी को पता था कि ये आदमी पूरा पैसा नहीं देगा मेरे को, इसलिए हमने क्या किया, प्राइस को बढ़ा के उसको 2 मिलियन पे सेल किया। तो उसने जो मेरे को कम करके दिया ना 1.75, वो मेरा एक्चुअल प्राइस था, वो मेरा एक्चुअल प्राइस था। तो बोल रहा है इसमें ट्रांजेक्शन प्राइस कितना होगा, ट्रांजेक्शन प्राइस कितना होगा? तो बोला ट्रांजेक्शन प्राइस मेरा 1.75 मिलियन होगा। द अमाउंट विच आई एक्सपेक्ट टू रिकवर फ्रॉम माई कस्टमर्स, द अमाउंट विच आई एक्सपेक्ट टू रिकवर फ्रॉम माई कस्टमर्स। तो मेरा ट्रांजेक्शन प्राइस कितना हो जाएगा? 1.75 मिलियन। ओके, नाउ साई का एक क्वेरी आ रहा है, सर इंटरेस्ट विल नॉट बी पेड फॉर एवरी ईयर। अरे हाँ बाबा, पे करना है ना, लेकिन समझो समझो क्वेश्चन क्या बोला। हमने लोन लिया है 1 अप्रैल 20x3 को, ठीक है साई, हमने यहां पे लोन लिया 10 लाख का,
ठीक है, 8% का इंटरेस्ट पे करना है। हम लोग खड़े हैं 31 मार्च 20x4 को। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां पे आएगा 1 अप्रैल 20x4, इस दिन हम लोग 1 लाख रुपया पे करेंगे, प्लस इस साल का जो इंटरेस्ट था ना 80,000 वो पे करेंगे, राइट। तो हमें यहां पे देखना है कितना करंट है कितना नॉन करंट है। तो मेरा इस दिन पे मेरा लाइबिलिटी कितना आ रहा होगा, 10 लाख प्लस 80,000 का मेरा लाइबिलिटी आ रहा होगा। इसमें से 1.8 लाख मेरा हो जाएगा करंट, एंड जो बच गया 9 लाख वो हो जाएगा मेरा नॉन करंट। इज दैट क्लियर साई? चलो बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रॉड। अच्छा, फ्रॉड वाला बात बोल रहा है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी हो गया, इसको भी हटाओ। फिर क्या बोल रहा है, ऑन 15 अप्रैल 20x4। अब यहां पे मैं इसको डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा मेरे को आपके साथ। मेरा ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 20x4। 15 अप्रैल को मेरे को पता चलता है, 15 अप्रैल को मेरे को पता चलता है कि एक सिग्निफिकेंट फ्रॉड हुआ है कंपनी में। कब? X1 X2 में फ्रॉड हुआ है इस साल। यहां पे X1 X2 में फ्रॉड हुआ है, लेकिन मेरे को पता यहां पे चला, डिस्कवर्ड यहां पे हुआ है। तो बताओ इस साल के लिए, यहां के लिए, ये मेरा जो रिपोर्टिंग एंटिटी है, रिपोर्टिंग डेट है, इस साल के लिए ये एडजस्टिंग इवेंट होगा या ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा? तो एक बात बताओ, ये कंडीशन तो एग्जिस्ट करता था, राइट, लेकिन हमें पता यहां पे चल गया तो कंफर्मेशन भी आ गया, तो ये इवेंट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। दिस डिस्कवरी इज एन एडजस्टिंग इवेंट फॉर 31 मार्च 20x4। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड इज ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट। नहीं, is an adjusting event as the fraud took place before the end of the reporting period, which has been confirmed after the end of the reporting period but before approval of financial statements, hence to be adjusted in the year x3 x4 with retrospective restatement. B is the correct answer. अब आ रहा है डेफर्ड टैक्स वाला पॉइंट। तो हमने ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट कर लिया। अब आ रहा है गुडविल। तो बोला कंपनी सी लिमिटेड हैज अ रिकॉग्नाइज्ड गुडविल ऑफ 80 lakhs इन द पास्ट फॉर अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। करंट ईयर में हमने गुडविल को इंपेयर किया है 16 लाख से, ओके, और मेरा 80 माइनस 16 इज 64 लाख। तो जो मेरा अमोर्टाइजेशन और इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल हुआ है, इट इज नॉट डिडक्टेबल एज पर द इनकम टैक्स रेगुलेशंस। अब इंड AS 12 क्या बोलता है, इंड AS 12 क्या बोलता है, अगर रिकवरी और सेटलमेंट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन डज नॉट हैव एनी टैक्स कंसिक्वेंसेस, तो उस पर डेफर टैक्स असेट या डेफर टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनेगा। तो ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है इंपेयरमेंट का, क्या ये इस पे टैक्स का कोई इंपैक्ट है? नहीं, इट इज नॉट डिडक्टिबल, कोई भी टैक्स का इंपैक्ट नहीं है। तो क्या इस पे डेफर टैक्स बनेगा? नहीं। तो आंसर सिंपल सा रहेगा इसका, नो डेफर टैक्स असेट, नो डेफर टैक्स लायबिलिटी, नो डेफर टैक्स असेट, नो डेफर टैक्स लायबिलिटी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कम ऑन गाइस, प्लीज टेल मी। वंडरफुल। अब आते हैं केस सिनेरियो नंबर 3 पे। केस सिनेरियो नंबर 3 पे अगेन हमारा अप्रोच सेम रहेगा, पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन, फिर आएंगे हम लोग सिनेरियो के ऊपर। आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले हम लोग। तो हमारे पास कितना क्वेश्चन है, आ जाओ देखो तो। ओ, हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चन आ गए क्या इससे? लेकिन देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ 8 to 13, 8 to 13 यहां तक आ रहा है, यहां तक का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है देखो, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ईयर 3, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ईयर 4, at what value license would be recognized, gain or loss on settlement of license contract, amount of purchase consideration, and what is the amount to be added to the numerator for calculating diluted earning per share। मतलब प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आएगा। तो बड़ा सिंपल है, दो क्वेश्चन आपका डेप्रिसिएशन का है ईयर 2 का, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 3 और डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 4 पूछ रहा है। फिर लाइसेंस के बारे में दो क्वेश्चन है, फिर परचेज कंसीडरेशन पे क्वेश्चन है, और फिर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर से क्वेश्चन है आपके पास। तो हमने क्वेश्चन एक बार पढ़ के फेयर अंडरस्टैंडिंग ले लिया है। अब हम लोग चलते हैं केस सिनेरियो के ऊपर। क्या बोल रहा है, ABC लिमिटेड हैज एक्वायर्ड एन असेट 3 years अगो एट अ कॉस्ट ऑफ 5 million। हमने एक असेट एक्वायर किया था एट अ कॉस्ट ऑफ 5 million, ठीक है। डेप्रिसिएशन मेथड वाज 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो बताओ एट ईयर एंड 3
हमारा कितना कैरिंग अमाउंट रहा होगा? हमारा कैरिंग अमाउंट रहा होगा 3.645 मिलियन। जहां तक मेरे को याद आ रहा है क्वेश्चन ईयर 3 का भी डेप्रेशन मांग रहा था ना? हाँ, ईयर 3 का भी डेप्रेशन मांग रहा था, तो ईयर 3 का डेप्रेशन ही बता दो ना यार। इट इज 0.405 मिलियन। इट इज 0.405 मिलियन। रिड्यूसिंग बैलेंस से निकालना है आपको, राइट? तो ये हो गया आपका आंसर। फिर क्या बोल रहा है, ईयर 3 में क्या हुआ? एट द एंड ऑफ ईयर 3 ABC Limited estimates the remaining useful life of the asset as 8 years and decides to adopt a straight line method. ओ मेथड चेंज हो गया। मेथड चेंज हो जाना इज अ चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड हैज टू बी अकाउंटेड फॉर प्रोस्पेक्टिवली। तो यहां पे आपका रिवाइज्ड लाइफ हो गया 8 इयर्स। सो व्हाट इज द डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 4? तो इस साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 3.645 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो गया? 3.645 डिवाइडेड बाय 8 इट इज 0.455625। 455625 ये हो गया इस साल का डेप्रिसिएशन। क्लियर एवरीवन? चलो अब आते हैं लाइसेंस वाला पॉइंट पे। तो हमारा ये दोनों पॉइंट हो गया, काट दो इसको। लाइसेंस वाला पॉइंट ये रहा आपका। बोला उसी साल एबीसी ने अक्वायर किया एक कंपनी पीक्यूआर लिमिटेड को। उसी साल कंपनी ने अक्वायर किया एक और कंपनी जिसका नाम था पीक्यूआर लिमिटेड, और उसके लिए कंसिडरेशन पे किया कितना? 1 करोड़ का। बोला अक्वायर करने के 4 साल पहले एबीसी ने पीक्यूआर को एक लाइसेंस दिया था। कितना में? 2.5 लाख में लाइसेंस दिया था। तो अगर अब इस कंपनी को अक्वायर करा, मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? बताओ ये कौन सा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है? ये कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है? री अक्वायर्ड राइट्स। री अक्वायर्ड राइट्स। अब री अक्वायर्ड राइट्स के लिए मैंने क्या बताया? इसका 2 ट्रीटमेंट होता है। एक ट्रीटमेंट होता है नेट असेट्स में, एक ट्रीटमेंट होता है परचेज कंसीडरेशन में। नेट असेट्स में वी ऐड द फेयर वैल्यू ऑफ री अक्वायर्ड राइट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। Purchase consideration will be reduced by the settlement amount. What is the meaning of settlement amount? What is the meaning of settlement amount? Settlement amount is lower of fair value या unamortized plus penalty. Unamortized license fees plus penalty. तो बोला unamortized license fees plus penalty जो है 1,80,000 है, और इसका फेयर वैल्यू कितना है? 4.5 लाख। तो लोअर कितना हुआ? 1,80,000। तो ये आपका इतना अमाउंट हम लोग परचेस कंसिडरेशन से रिड्यूस करेंगे, और 4.5 लाख जो फेयर वैल्यू है इसको अपने नेट एसेट्स में ऐड करेंगे। यही 2 ट्रीटमेंट होता है। अब क्वेश्चन क्या मांग रहा है वो पूछते हैं। एट व्हाट वैल्यू लाइसेंस वुड बी रिकॉग्नाइज्ड? एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 4.5 लाख। कहां है देखो तो 4.5 लाख ये रहा। तो डी इज द आंसर। फिर क्या बोल रहा है? व्हाट वुड बी द गेन और लॉस ऑन सेटलमेंट? तो कितना अमाउंट सेटलमेंट है? 1.8 लाख। तो ये हो गया। फिर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन? 100 लाख माइनस 1.8 लाख इज 98.2 लाख। 98.2 लाख। 98.2 लाख। तो ये हो गया आपका अमाउंट परचेज कंसीडरेशन का। फिर क्या बोल रहा है? व्हाट वुड बी द अमाउंट टू बी एडेड टू द न्यूमरेटर? अच्छा, तो मेरा ये वाला काम हो गया, इसको काटो। अब हम लोग आ रहे हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर वाले पॉइंट पे। मुझे बताओ री अक्वायर्ड राइट्स वाला आपको पॉइंट क्लियर है? री अक्वायर्ड राइट्स वाला पॉइंट आपको क्लियर है? कम ऑन गाइस टेल मी। चलो अब इसमें बोल रहा है वाइल कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर न्यूमरेटर में क्या एडजस्टमेंट करोगे? चलो देखते हैं। द नेट प्रॉफिट इतना है, तो ये तो बेसिक अर्निंग पर शेयर में भी आया होगा। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ये बेसिक में भी आया होगा। 6% डिवेंचर्स का प्रॉफिट इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट आएगा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में। ओके, डिविडेंड ये वाला ऐड होगा, ये वाला एडजस्ट होगा, लेकिन ये वाला एडजस्ट बेसिक अर्निंग पर शेयर में भी हो गया होगा। तो डाइल्यूटेड में क्या आएगा ट्रीटमेंट? वो आएगा आपका 1,000 डिबेंचर्स इंटू 6% इंटू 75% नेट ऑफ टैक्स। 1,000 इंटू 0.06 इंटू 0.75 45।
ये हो गया आपका आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? कम ऑन गाइस, प्लीज टेल मी। चलो बढ़िया। अब आ रहा है आपका दो क्वेश्चन है जो इंडिविजुअल क्वेश्चन है, ये किसी केस सिनेरियो से लिंक नहीं है। आ जाओ फटाफट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? ग्रेप्स लिमिटेड इज वन ऑफ द रिसेंटली एक्वायर्ड सब्सिडरीज ऑफ एप्पल लिमिटेड ड्यूरिंग 20X3X4। ग्रेप्स लिमिटेड हैड टू अडॉप्ट इन डेज फॉर द फर्स्ट टाइम एट 31st March X3 ऑन ओके नाउ विथ अक्वायर कब किया है? 31st March X3। ट्रांजिशन डेट क्या है? 1st April X1। ओके, at 31st March X1, the value of the raw material was incorrectly reported due to error. ओके, ये एरर था। बोला इन्वेंट्री जो था उसमें कुछ एरर था। ओके, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? रिपोर्ट द इम्पैक्ट ऑफ एरर एज अ करेक्शन टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L विद अ कंपैरेटिव पीरियड। ओके, एक मिनट रुक जाओ। नहीं, ये नहीं होगा आपका आंसर। रिकंसिलेशन, ये वाला रिकंसिलेशन इन डेज का रिकंसिलेशन में नहीं जाएगा ये वाला। इम्पैक्ट ऑफ करेक्शन इज सिग्निफिकेंट, नहीं इनसिग्निफिकेंट था ना। अच्छा, अमाउंट्स आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। इट विल बी अमोर्टाइज ऑन अ रैशनल एंड सिस्टमैटिक बेसिस, नहीं। द फर्स्ट इंडेयस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल डिस्टिंग्विश द करेक्शन ऑफ एरर्स। बोला जो फर्स्ट इंडेस एफएस जो बनेगा उसमें आपको क्लियरली बताना पड़ेगा ये जो इम्पैक्ट है वो करेक्शन ऑफ एरर्स के कारण है, और ये जो इम्पैक्ट है वो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज दैट इज अडॉप्शन ऑफ इन डेज के कारण है। जो रिकंसिलेशन बनाओगे इसमें आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि ये जो चेंज हुआ है इज ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ इन डेज, एंड ये जो चेंज हुआ है इट इज ड्यू टू करेक्शन ऑफ द प्रायर पीरियड एरर्स। ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग आर टेक्नोलॉजीज दैट इनेबल द कंप्यूटर्स टू लर्न एंड परफॉर्म टास्क्स without being explicitly programmed to do so. They are having a significant impact on the accounting profession. बोला बेसिकली AI समझो, बोला AI का जो है सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है अकाउंटिंग प्रोफेशन में। द अकाउंटेंट ऑफ कंपनी आर्ग्यूड दैट फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ AI एंड ML। जो इसका बेनिफिट्स है, बहुत सारा बेनिफिट्स यार, लेकिन एक बेनिफिट नहीं होता है। पता है, आप जब AI में कोई डेटा देते हो तो आपकी प्राइवेसी ऑफ द डेटा गोज फॉर अ टॉस, क्योंकि वो डेटा इज अवेलेबल फॉर द क्या मतलब AI क्या करेगा, आपके उस डेटा को भी यूज करेगा टू डू इट्स एनालिसिस फॉर एनीवन एल्स इन द मार्केट ऑल्सो, राइट। तो आपका डेटा पब्लिक का डेटा बन जाता है, तो आपकी प्राइवेसी गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड। तो यहां पे जो बोल रहा है ना, व्हाट आर द बेनिफिट्स, ये सारा बेनिफिट दिया है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द बेनिफिट्स आर नॉट अवेलेबल टू द कंपनी। डेटा प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी 2, ये वाला अवेलेबल नहीं होता है कंपनी को, ठीक है। तो ये सारा अपने MCQs डिस्कस कर लिए MTP 2 का। ओके, हम लोग डिस्कस करते हैं RTP फॉर जनवरी 26 का MCQs। एक बात बता देता हूं, RTP जनवरी 26 में जो 2 पार्ट होते हैं, राइट। पार्ट 1 में MCQs है, पार्ट B में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसका भी मैं वीडियो लाऊंगा, और वो वीडियो आपका आएगा बाय मंडे या ट्यूसडे तक, वो वीडियो भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं सिर्फ RTP का जो भी MCQs है वो डिस्कस कर रहा हूं। ओके, आ जाओ। तो अपने अप्रोच सेम रखेंगे, पहले पढ़ेंगे क्वेश्चंस, फिर आएंगे केस सिनेरियो के ऊपर। तो आ जाओ, ये जो केस सिनेरियो है इस पे हमारे पास 5 क्वेश्चन है, 1 to 5। तो आ जाओ पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोला लीज टर्म पूछ रहा है, लीज लाइबिलिटी कितना होगा इनिशियली वो पूछ रहा है, ROU कितना होगा इनिशियली वो पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो ROU पे लगेगा वो कितना होगा, और डेफर्ड टैक्स का रेट क्या होगा 31 मार्च X2 में वो पूछ रहा है। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन है, आ जाओ, ठीक है। लीज टर्म, लीज लायबिलिटी, ROU, उसका डेप्रिसिएशन और डेफर्ड टैक्स, देखो 5 क्वेश्चन मैंने पूरे अपने मुंह पे गिन लिए, ठीक है। आ जाओ सिनेरियो को पढ़ते हैं। और X Limited, a lessee enters into an agreement with Y Limited lessor to lease an entire floor of building for a period of 10 years with an option to extend the lease for 5 more years. Renewal option है 5 साल का। ओके, अगर ये रीजनेबली सर्टेन होता है टू एक्सटेंड तो मेरा लीज टर्म हो जाएगा 15 साल, अगर रीजनेबली सर्टेन नहीं होता है तो मेरा लीज टर्म हो जाएगा 10 साल। At the commencement date, X Limited is not reasonably certain to exercise the option to extend the lease। मतलब मेरा लीज टर्म कितना हो गया 10 साल, टिक मारो 10 साल, खत्म। फिर आगे चलो, फिर क्या बोल रहा है, द लीज पेमेंट्स आर 50,000 पर ईयर ड्यूरिंग द इनिशियल टर्म। रिन्यूअल टर्म का तो आप बात ही हटा दो क्योंकि ये रीजनेबली सर्टेन नहीं है। 50,000 पर ईयर ड्यूरिंग द इनिशियल टर्म। एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट,
लीज पेमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओ हो। तो मेरा लीज लाइबिलिटी कितना हो जाएगा बताओ, मेरा लीज लाइबिलिटी कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितना है, डिस्काउंट रेट क्या है, डिस्काउंट रेट क्या है बताओ तो, 10%, 10%, कॉमा 9 ईयर्स। क्यों, पहला पेमेंट तो आज के आज पे किया गया है और तो पेमेंट हो गया तो लाइबिलिटी थोड़ी है वो मेरा। तो मेरा लाइबिलिटी कितना होगा बताओ, फटाफट बताओ फटाफट बताओ। 1.1 डिवाइडेड 9 ईयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GT मल्टीप्लाइड बाय 50,000, 287,951 ये हो गया आंसर, 287,951 ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। अब बच्चा यहां पे गलती क्या करेगा ना, वो बोलेगा इसमें सर प्लस 50,000 भी तो ऐड होगा। अरे भाई ये अमाउंट तो ऑलरेडी पे हो गया ना, तो ये लाइबिलिटी थोड़ी है। या फिर बच्चा यहां पे क्या गलती कर देगा, इसको 9 ईयर्स नहीं लिख के इसको 10 ईयर्स लिख देगा। अरे भाई बिगिनिंग ऑफ द ईयर में पेमेंट हो रहा है, तो जो पहला पेमेंट हुआ तो वो तो आज के आज ही पेमेंट हो गया, राइट। तो ये 9 ईयर्स होगा, बाकी का 9 पेमेंट मेरा लाइबिलिटी है, बाकी का 9 पेमेंट मेरा लाइबिलिटी है। मेरे को टोटल 10 साल का 10 पेमेंट करना है, पहला साल का पहला पेमेंट मैंने आज ही कर दिया, तो वो मेरा लाइबिलिटी थोड़ी है। लाइबिलिटी क्या होता है, जो मेरा ऑब्लिगेशन है जिसको मेरे को फ्यूचर में पे करना है। अगर मैंने कुछ आज ऑलरेडी पे कर दिया, दैट इज नॉट माई लाइबिलिटी, राइट। तो ये हो गया मेरा इतना। अब आरओयू कितना होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आ जाओ। टू ऑब्टेन द लीज एक्स लिमिटेड इनकर्ड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 20,000, ये मेरा इसमें आरओयू में ऐड हो जाएगा 20,000, ओके। आउट ऑफ विच 15,000 रिलेट्स टू द पेमेंट टू द फॉर्मर टेनेंट ऑक्यूपाइंग द फ्लोर एंड 5,000 रिलेट्स टू द कमीशन, जो भी हो वट एवर इट इज, मेरे को पूरा 20,000 का 20,000 ऐड करना पड़ेगा। एज एन इंसेंटिव टू एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड अग्रीज टू रिम्बर्स द 5,000 का कमीशन, तो ये मेरा इंसेंटिव हो गया, ये माइनस हो जाएगा। तो मेरा आरओयू कितना हो गया, मेरा आरओयू हो जाएगा 287,500 प्लस अपफ्रंट पेमेंट जो मैंने पे किया 50,000 का, प्लस 20,000 का जो मैंने इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट में पे किया, 5,000 का मेरा जो लीज का इंसेंटिव मिला, तो कितना हो गया 287,500 प्लस 50,000 प्लस 20,000 माइनस 5,000 इज 352,500, ये हो गया मेरा इतना। लीज का टर्म कितना था 10 साल, तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना हो गया 352,500 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, मतलब 35250 इज अ डेप्रिसिएशन। तो कितना आसानी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बचा लास्ट क्वेश्चन डेफर्ड टैक्स का। बस क्या बोल रहा है, एक्स लिमिटेड हैज अ डेफर्ड टैक्स असेट्स रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट एट ईयर एंड in respect of unused tax losses that can reduce the taxable income in the future years, ठीक है, ठीक है। The income tax used to calculate the deferred tax was 40%, okay, which was the current rate of tax applicable। तो हम लोग deferred tax किससे बनाते हैं, या तो current tax rate से या substantively enacted tax rate से, ओके। नाउ सब्सटैंटिवली इनैक्टेड टैक्स रेट मतलब जो बाय द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट तक भी आपका हो जाता है, ठीक है। नाउ अ गवर्नमेंट केम इनटू पावर ऑन 1 अप्रैल 2002, ये तो रिपोर्टिंग डेट के बाद आ रहा है, रिपोर्टिंग डेट के बाद आ रहा है। और पास्ट लेजिस्लेशन ऑन 17 अप्रैल 2002 कि आपका इनकम टैक्स का रेट जो होगा 33% होगा, तो ये आपका सब्सटैंटिवली इनैक्टेड टैक्स रेट नहीं कहलाएगा, और आपका डेफर्ड टैक्स जो बनेगा वो बनेगा 40% से, वो बनेगा 40% से। क्लियर एवरीवन। तो ये हो गया आपका यहां पे। केस सिनेरियो 2 पे आ जाओ। केस सिनेरियो 2, अब जो केस सिनेरियो 2 में है उस पे क्वेश्चन 6 to 10 जो है केस सिनेरियो 2 से क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है, बोला व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फॉर ईयर 1, व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेड एट द एंड ऑफ ईयर 1 विथ रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एक्सटेंशन हुआ होगा उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो बताओ, ठीक है। व्हाट इज द रिमेनिंग टोटल रेवेन्यू, ओके, व्हाट इज द रेवेन्यू फॉर ईयर 2 एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट बिटवीन ट्रांजेक्शन बिटवीन ए एंड के एंड ए एंड एल, ठीक है। चलो देखेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन इंडेस 115 से और इंडेस 24 से है इसमें। चलो आ जाओ क्वेश्चन पढ़ो। ए लिमिटेड इंटर्स इनटू 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड 1000 आवर्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉल सेंटर ऑपरेटिंग टाइम पर एनम ऑफ 6 लाख, 2 लाख पर साल, ठीक है। बेसिकली बोला एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया गया जहां पे 1000 घंटा का कॉल लेना होगा, ठीक है, कॉल सेंटर वाला काम करना होगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है
3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 लाख रुपया पर साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 6 लाख रुपया का काम हुआ 2 साल, 2 लाख रुपया पर साल 3 साल के लिए, तो 2 × 3 6 लाख रुपया का काम है। ठीक है। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस एट इंसेप्शन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द कॉन्ट्रैक्ट, जो बोला फर्स्ट ईयर के एंड में कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया गया फॉर फर्दर 3 इयर्स, मतलब 3 साल इनिशियली था, इस 3 साल खत्म होने के लिए के बाद और 3 साल, तो मतलब टोटल टर्म ऑफ 3 + 3 6 इयर्स का हो गया टोटल टर्म। ठीक है। बोला अब क्या बोल रहा है, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस of the fee for the first year is reduced by 90,000 because of highly defective service। कॉन्ट्रैक्ट का जो चेंज हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है, वो फर्स्ट ईयर के एंड में हुआ है। तो फर्स्ट ईयर में जो ट्रांजैक्शन प्राइस था वो कितना था, 2 लाख रुपया। तो आइडियली मेरे को 2 लाख का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए था, लेकिन इसमें से मेरा काम, मैंने कुछ डिफेक्टिव काम किया तो मेरा 90,000 रुपया कट गया, तो मेरा रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा, 1,10,000। क्लियर। फिर व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेड, तो कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सटेंड हुआ उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, पढ़ो। मॉडिफिकेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी अकाउंटेड फॉर प्रोस्पेक्टिवली बाय एलोकेटेड द रिमेनिंग रेवेन्यू इक्वली फॉर 5 इयर्स। आइडियली ये सही है, बट आगे भी पढ़ते हैं। द मॉडिफिकेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी अकाउंटेड फॉर रेट्रोस्पेक्टिवली, ना। द अकाउंटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, ना। विल नॉट फॉल, ना। तो दिस इज द सही आंसर। प्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, प्रोस्पेक्टिवली। हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव नहीं जाते, हम लोग प्रोस्पेक्टिव जाते हैं। जो हो गया सो हो गया, जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया, उसको चेंज नहीं करेंगे, आगे से क्या होगा उसको चेंज करते हैं हम लोग। ठीक है। चलो, व्हाट वुड बी द रिमेनिंग टोटल रेवेन्यू, व्हाट वुड बी द रिमेनिंग टोटल रेवेन्यू, ओके बताओ। तो सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का 2 लाख, 2 लाख, ईयर 4 टू ईयर 6, 4, 5, 6 जो नया 3 साल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो क्या बोल रहा है, देखो तो बोल रहा है नया कॉन्ट्रैक्ट जो था पहले डिसाइड हुआ था 6,60,000 पे, फिर कॉन्ट्रैक्ट फिर से चेंज हुआ और ये बोल रहा है नहीं, अब जो होगा, जो एक्सटेंशन जो हुआ था ना, वो 7.5 लाख पे होगा, वो 7.5 लाख पे होगा, 7,50,000 पे होगा। ओके, तो प्लस ये हो गया 7,50,000, तो टोटल कितना रेवेन्यू होगा, 750 + 4 1150। What would be the revenue recognized for year 2? 11,50,000 divided by 5 years, कितना हो गया, 2,30,000। 2,30,000 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा इधर। फिर लास्ट क्या बोल रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये हो गया इंड AS 24 से, और उसके लिए यहां पे बोल रहा है गवर्नमेंट G लिमिटेड हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर L लिमिटेड, एक कंपनी है L लिमिटेड। ठीक है। नाउ L लिमिटेड जो है, A जो है L का एसोसिएट है, और जो K है वो L का सब्सिडरी है। ओके, बेसिकली क्या बोल रहा है, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का L के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, L का एक एसोसिएट है A, L का एक सब्सिडरी है K। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो पढ़ो। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ट्रांजेक्शन बिटवीन A लिमिटेड एंड L लिमिटेड एंड A लिमिटेड एंड K लिमिटेड आर नॉट डिस्क्लोजेबल, गलत। सब एसोसिएट का ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज करते हैं, सब्सिडरी का ट्रांजेक्शन भी डिस्क्लोज करते हैं हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ओके, दोनों ही मेरा रिलेटेड पार्टी है, गलत। इसमें नॉन डिस्क्लोजेबल बोल दिया, गलत। नॉन डिस्क्लोजेबल बोल दिया, गलत। ये वाला हो गया सही। ट्रांजेक्शन बिटवीन बोथ A लिमिटेड, L लिमिटेड, K लिमिटेड आर डिस्क्लोजेबल। ओके, तो ये हो गया आपका सही जवाब। तो इससे हमने आरटीपीस का भी सारा MCQ डिस्कस कर लिया है। ओके, आई बिलीव दिस विल गिव यू अ फेयर अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस। आरटीपी का जो पार्ट बी का जो आंसर्स होगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। ओके, आई बिलीव आपको पूरा समझ में आया होगा MCQs में। अगर फिर भी कोई क्वेरी पेंडिंग रह जाती है तो मेरे को आप बताओ। आई बिलीव आपको हेल्प मिला होगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।